नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीटेट का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकल्प बी, विकास परिवर्तित होता है। विकल्प सी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकल्प डी, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को किस प्रकार अर्जित करते हैं? विकल्प ए, निष्क्रिय रूप से जानकारी को याद करके। विकल्प बी, पुरस्कार और दंड के माध्यम से। विकल्प सी, पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण द्वारा। विकल्प डी, वयस्कों का अनुकरण करके। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चे ज्ञान को अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD क्या दर्शाता है? तो बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य। विकल्प बी, बच्चे द्वारा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य और स्वतंत्र क्षमता के बीच अंतर। विकल्प सी, बच्चे की बौद्धिक क्षमता की सीमा। विकल्प डी, औपचारिक शिक्षा का स्तर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बच्चे द्वारा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य और स्वतंत्र क्षमता के बीच अंतर को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD। प्रश्न नंबर 4, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। विकल्प बी, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखने की शक्ति है। विकल्प सी, दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। विकल्प डी, बच्चों को उनकी दक्षताओं के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखने की शक्ति है। विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? विकल्प ए, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। विकल्प बी, अपसारी चिंतन। विकल्प सी, अति सक्रियता। विकल्प डी, सतर्कता। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अपसारी चिंतन। बच्चों में सृजनात्मकता की मुख्य पहचान का लक्षण है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रश्न नंबर 6, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही कार्य को स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये किस अवस्था में आता है? विकल्प ए, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। विकल्प बी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। विकल्प सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। विकल्प डी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्योंकि कोलबर्ग आया है तो इनका संबंध होता है नैतिक सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? विकल्प ए, निष्क्रिय अनुकरणकर्ताओं के रूप में। विकल्प बी, निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में। विकल्प सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। विकल्प डी, खाली बर्तनों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। प्रश्न नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? विकल्प ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करने को कहना। विकल्प बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। विकल्प सी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। विकल्प डी, शिक्षकों द्वारा बच्चों को निर्देश देना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। प्रश्न नंबर 9, बुद्धिमान के संदर्भ में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंटेलिजेंस के संदर्भ में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए, अल्फ्रेड बिने। विकल्प बी, हार्वर्ड गार्डनर। विकल्प सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। विकल्प बी, BF स्किनर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। विकल्प बी सही हो जाता है 9 का। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जेंडर एक ... अवधारणा है। जेंडर एक कैसी अवधारणा है? विकल्प ए, जैविक। विकल्प बी, शारीरिक। विकल्प सी, सामाजिक। विकल्प डी, मनोवैज्ञानिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। प्रश्न नंबर 11, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना। विकल्प ए,
विकल्प बी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना, विकल्प सी केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, विकल्प डी बच्चों को पास या फेल में वर्गीकृत करना। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना, ये सही होता है। प्रश्न नंबर 12, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, विकल्प बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विकल्प सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल लिखना, विकल्प डी कक्षा में स्थान निर्धारित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सही हो जाता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को क्या करना चाहिए? विकल्प ए सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम का पालन करना, विकल्प बी बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और बच्चों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना, विकल्प सी विशेष बच्चों को अलग थलग कर देना, विकल्प डी सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ाना। तो इसका हमारा हो जाता है विकल्प बी बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और बच्चों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प ए अमूर्त चिंतन की क्षमता, विकल्प बी वस्तु स्थायित्व, विकल्प सी संरक्षण का अधिनियम या सिद्धांत, विकल्प डी निगमनात्मक तर्क। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी वस्तु स्थायित्व। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की मुख्य विशेषता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? विकल्प ए यंत्रवत याद करने पर आधारित, विकल्प बी अवबोधन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित, विकल्प सी सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित, विकल्प डी अनुबंध पर द्वारा अर्जित। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है बी अवबोधन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है प्राथमिक रूप संरचनावादी ढांचे का। प्रश्न नंबर 16, अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए केवल बाह्य पुरस्कारों पर निर्भर रहना चाहिए, विकल्प बी छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए, विकल्प सी असफलता का डर पैदा करना चाहिए, विकल्प डी केवल अंकों पर जोर देना चाहिए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां क्या होती हैं? विकल्प ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट और बाधा हैं, विकल्प बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जो उनके चिंतन की खिड़की प्रदान करती है, विकल्प सी बच्चों की नासमझी दर्शाती हैं, विकल्प डी तुरंत दूर कर देनी चाहिए बिना किसी चर्चा के। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है विकल्प बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जो उनके चिंतन की खिड़की प्रदान करती है, बच्चों की गलतियां। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? विकल्प ए सरल और व्यक्तिगत, विकल्प बी जटिल और निष्क्रिय, विकल्प सी जटिल और सक्रिय, विकल्प डी सरल और रैखिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका होती है। एक मूक दर्शक होना, विकल्प बी उस समूह का पक्ष लेना जो होशियार है, विकल्प सी सहयोगात्मक माहौल बनाना और प्रत्येक समूह की निगरानी और सहायता करना, विकल्प डी केवल देखना कि बच्चे आपस में ना लड़ें। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी सहयोगात्मक माहौल बनाना और प्रत्येक समूह की निगरानी और सहायता करना। तो 19 का सही होता है विकल्प सी। अब देखते प्रश्न नंबर 20, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? विकल्प ए विद्यालय, विकल्प बी मीडिया, विकल्प सी परिवार, विकल्प डी धार्मिक संस्थान। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी परिवार। बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था परिवार होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? विकल्प ए चढ़ना, विकल्प बी कूदना, विकल्प सी दौड़ना, विकल्प डी लिखना। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा लिखना और बाकी सभी
स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हो जाएंगे चढ़ना, कूदना, दौड़ना। सही आंसर होता है हमारा डी। प्रश्न नंबर 22, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बतलाता है? सिफेलोकैडल सिद्धांत क्या बतलाता है? तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकल्प ए। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकल्प बी। विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकल्प सी। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकल्प डी। जो सिफेलोकैडल सिद्धांत का मतलब है सिर से पैर की ओर, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को कैसे बढ़ावा दे सकता है? विकल्प ए, केवल तथ्य याद करवाकर। विकल्प बी, बहुविध दृष्टिकोणों को देखने के अवसर प्रदान करके और खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर। विकल्प सी, केवल एक सही उत्तर वाले प्रश्न पूछकर। विकल्प डी, बंद अंत वाले प्रश्न देकर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बहुविध दृष्टिकोण को देखने के अवसर प्रदान करके और खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर। खुले अंत वाले प्रश्नों से हमारा तात्पर्य होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, हर बच्चा अपना अलग उत्तर देता है। और बंद अंत वाला प्रश्न होता है जिसका सिर्फ एक उत्तर होता है। जैसे बच्चे से पूछा जाए आप किस गांव में रहते हैं, आपके गांव का नाम क्या है, तो हर बच्चा अलग अलग बताएगा। या फिर पूछा जाए आपके पिता का नाम क्या है, तो हर बच्चे के पिता का नाम अलग होगा। ये खुले छोर का प्रश्न हो गया। अगर पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो एक जवाब होगा आगरा में। तो ये बंद अंत वाला प्रश्न है। और खुले अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, हर बच्चा अलग अलग उत्तर देता है और सभी को सही माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर बल देती है? विकल्प ए, परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। विकल्प बी, रटंत विद्या पर। विकल्प सी, अवधारणात्मक समझ पर। और विकल्प डी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अवधारणात्मक समझ पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 24 का हमारा सही हो जाता है विकल्प सी। अगला प्रश्न 25 नंबर, पठन वैकल्य। इसमें मैंने एक नया शब्द यूज किया, वैकल्य। वैकल्य से मतलब होता है विकलांगता, दिव्यांगता, अक्षमता। पठन विकार आपने सुना होगा, लेकिन मैंने एक नया शब्द लाया है, पठन वैकल्य। वैकल्य अगर आपको लिखा मिल जाए उसको विकार ही समझिए, कंफ्यूज मत होइए। तो पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विकल्प ए, सुनने से। विकल्प बी, पढ़ने और बरतने से। विकल्प सी, चलने फिरने से। विकल्प डी, गणितीय गणनाओं से। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, पढ़ने और बरतने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया। प्रश्न नंबर 26, गणितीय वैकल्य। वैकल्य का मतलब विकार से लगाइए। गणितीय वैकल्य किससे संबंधित है? विकल्प ए, लिखने की अक्षमता। विकल्प बी, भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई। विकल्प सी, गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं को समझने में कठिनाई। विकल्प डी, ध्यान केंद्रित न कर पाना। तो जो गणितीय वैकल्य होता है वो गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं को समझने में कठिनाई, जिसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा इसके फोल्डिंग क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा क्या है? बच्चों को पूरी तरह काम करने देना। विकल्प ए। विकल्प बी, आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली अस्थायी सहायता। विकल्प सी, बच्चों को पुनर्बलन देना। विकल्प डी, स्थायी सहायता जो हमेशा बनी रहती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली अस्थायी सहायता होता है ढांचा, या इसको पाड़ बोलते हैं। इसके फोल्डिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। तीनों शब्द याद कर लीजिए, पाड़, ढांचा या इसके फोल्डिंग। प्रश्न नंबर 28, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या हैं, इरर्स क्या हैं? शिक्षक और छात्र दोनों के लिए लज्जास्पद है, दर्शाती हैं कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया एक प्राकृतिक और अर्थपूर्ण हिस्सा है, दंडित की जानी चाहिए, त्रुटियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो कौन सा सही विकल्प होता है? तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प सी, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक प्राकृतिक और अर्थपूर्ण हिस्सा है। क्या है? त्रुटियां। सीखने में त्रुटियां होती हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, इसी पर आधारित है। जो सीखेगा वो त्रुटियां, गलतियां करेगा ही करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रयोग किस रूप में किया जाना चाहिए? विकल्प ए, एक बाधा और समस्या के रूप में। विकल्प बी, एक समृद्ध संसाधन के रूप में। विकल्प सी, एक उपेक्षा करने योग्य विषय के रूप में। विकल्प डी, विद्यार्थियों में विभाजन के साधन के रूप में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए भाषाई विविधता को।
अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। शिक्षार्थियों में आत्म विनियमन का क्या अर्थ है? सेल्फ रेगुलेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका अर्थ क्या है? विकल्प ए अपने स्वयं के सीखने का अनुश्रवण और नियंत्रण करने की क्षमता। विकल्प बी छात्रों के व्यवहार के लिए नियम बनाना। विकल्प सी शिक्षक द्वारा पूर्ण नियंत्रण। विकल्प डी अनुशासित रहना केवल शिक्षक की उपस्थिति में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, अपने स्वयं के सीखने का अनुश्रवण और नियंत्रण करने की क्षमता को आत्म विनियमन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करके देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, अच्छा कंटेंट आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। तो एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह सारी बनी हुई है, विजिट करके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। और जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।